हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चित्तौड़ा लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था धौलीगंगा से रिलेटेड, तो धौलीगंगा को अगर हम मैप में व्यू करें, ओरिजिन होता है धौलीगंगा का उत्तराखंड स्टेट में जो वसुंधरा ताल है वहां से। उसके बाद में विष्णुप्रयाग में आकर के ये अलकनंदा में मर्ज हो जाती है। नंदा देवी नेशनल पार्क से मेंढर कोर्स में ये फ्लो होती है धौलीगंगा रिवर। अभी कुछ टाइम पहले तपोवन रेनी वाला जो रीजन है उत्तराखंड का, जो चामोली डिस्ट्रिक्ट वाला जो रीजन है, वहां पर एक ग्लेशियल ब्रेक देखने को मिला, जिसकी वजह से धौलीगंगा रिवर और अलकनंदा में काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड देखने को मिली थी, जिसकी वजह से धौलीगंगा रिवर जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रही थी। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपोर्टेंट न्यूज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कुछ इंपोर्टेंट बात बोली है जब क्वेश्चन किया गया लोकसभा में। और उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे और इंडिया जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको डिस्कशन के थ्रू या फिर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हम अपनाना चाहते हैं, ताकि दोनों कंट्रीज के जो भी रीजन्स है, जो भी बेसिक कन्फ्लिक्ट है, उनको डिस्कशन किया जाए और उसके बेसिस पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे। और इसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करना चाहता है। लोकसभा में रूल नंबर 193 के अंडर ये डिस्कशन चल रहा था। अब 193 क्या होता है, रूल 193 क्या है कि जब भी पब्लिक अर्जेंसी है कि इस टॉपिक के ऊपर अर्जेंटली डिस्कशन किया जाना चाहिए, तो उसी के अंडर ये जो रूल है उसके अंडर ही ये डिस्कशन किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया के जो मिनिस्टर इंडिया के विजिट पर थे उसको लेकर के भी इम्पोर्टेंट बात रखी कि उस टाइम भी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर के डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि देखो रशिया जो है वो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। यहाँ उन्होंने बताया कि हम जो हैं वो डिफेंस वेपन के लिए या फिर डिफेंस सेक्टर के लिए रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि उन्होंने ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो रिलेशन है वो डिफेंस सेक्टर में फ्रांस, इजराइल, यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन उनके साथ में भी मेंटेन किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी रशिया का एक क्रूशियल रोल है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के है। मुंबई में कोविड का नया वेरिएंट XE को लेकर के क्लेम किया गया है कि फर्स्ट केस XE जो है कोविड का नया वेरिएंट, उसका एक नया जो केस है वो इंडिया में देखने को मिला है, फर्स्ट केस इस वेरिएंट को लेकर के। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 के नए वेरिएंट की प्रेजेंस को लेकर के डिनाई किया है। उन्होंने ये बोला है कि अभी इस तरीके का कोई भी केस सामने नहीं आया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो श्रीलंका और ये जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान को लेकर के है। पाकिस्तान में अभी आपने जो प्रॉब्लम चल रही है उसको देख करके हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि अब वहाँ पर जो नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे उसकी डेट को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। प्रॉब्लम आपको पता ही होगा कि क्या इशू क्या चल रहा है कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज है जो इमरान खान को लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवाना चाहती थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है और उसके बेसिस पर फिर प्रेसिडेंट ने जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसोल्व कर दिया, पार्लियामेंट को डिसोल्व किया और ये बोला कि जल्द ही नेक्स्ट इलेक्शन वहां पर होंगी। ओके, अब उसकी डेट के डिस्कशन के लेकर के ये सारी मुद्दे जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी डिस्कशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी प्रोसीजर हुआ वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के उससे रिलेटेड जो भी प्रूफ है उन सभी को मंगवाया है सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने। और डिस्कशन होगा कि जो रिजल्ट दिया है या जो ऑर्डर पास किया है प्रेसिडेंट ने वो रेगुलर रहे या फिर उसको चेंज करके वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको पास करवाने की कोशिश की जाए, जिसके बेसिस पर जो अपोजिशन पार्टीज अगर उनके पास में मेजोरिटी है तो वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं।
यहाँ पर आर्टिकल जो है वो श्रीलंका को लेकर के है कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो रिज़ाइन किया है और वहाँ की जो कैबिनेट था उसको जो डिसोल्व किया है उसको लेकर के बोला गया है कि ऐसा कोई कारण ही नहीं था, बस जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की बात की जा रही है, इसमें गवर्नमेंट को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। कल हमने डिस्कस किया था कि मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के जो डैम सेफ्टी एक्ट जो नया लाया गया है 2021 में, उसके बेसिस पर सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक प्रपोजल रखा था कि कम से कम 1 साल के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो रिव्यू कमेटी है या फिर जो भी सुपरवाइजरी कमेटी है मुल्ला पेरियार डैम की, वो लगभग 1 साल के लिए रेगुलर रहे, क्योंकि नए जो न्यू डैम सेफ्टी एक्ट है उसके अंडर जो हम सेंट्रल कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी जो अथॉरिटी हम बनाने वाले हैं, उस कमेटी को फुल्ली फंक्शनली काम करने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा। और तब तक जो है वो तमिलनाडु और केरला के जो भी चीफ सेक्रेटरीज हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों इस पैनल मेंबर में, और जो प्रपोजल है जो प्रेजेंट टाइम में जो सुपरवाइजरी कमेटी है वो ही का लगभग 1 साल के लिए अपना जो टर्म है उसको रेगुलर रखे। ओके, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये रखी गई है कि नए डैम सेफ्टी एक्ट की बात की गई है, उसको लेकर के जो अदर स्टेट है, कुछ स्टेट जो हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर के अपोज भी किया था कि स्टेट की जो पावर है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन न्यू डैम सेफ्टी एक्ट में अगर हम बात करें तो वहाँ स्टेट लेवल पर भी कमेटी और अथॉरिटी बनाई जाएंगी। हालांकि वो सपोर्ट करने का काम करेंगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगी, लेकिन अगर हम देखें तो एक तरीके से स्टेट को भी यहाँ पर पावर दी जा रही है कि वो जो भी अपनी प्रॉब्लम है, जो भी अपना इशू है, उन सभी को रखा जा सकता है। और एक बेसिक लेवल पर जो न्यू डैम सेफ्टी एक्ट है वो स्टेट के पास में ही पावर रहेगी कि स्टेट उसको ओवरव्यू कर सके। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो जिस तरीके से जो गाइडलाइंस दी गई है न्यू डैम सेफ्टी एक्ट को लेकर, कल हमने डिस्कस किया था, आप जाकर के कल का वीडियो द हिंदू का जो है उसको व्यू कर सकते हो। उसमें हमने कल जो न्यू डैम सेफ्टी एक्ट है उसको कंप्लीटली डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो चाहे सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, क्योंकि स्टेट इस बात को ये रख रहे थे कि वाटर को स्टोर करना, उसकी पावर को सेव करना या फिर उसको मेंटेन करना एक तरीके से स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और सेंटर यहाँ पर एनक्रोच कर रहा है शेड्यूल 7 की में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है स्टेट सब्जेक्ट में, सेंटर सब्जेक्ट में और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू। तो इसमें स्टेट की पावर जो है वहाँ पर सेंटर एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि न्यू डैम सेफ्टी एक्ट का बेसिक प्रोविज़न ये है कि जो भी डैम जो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी ओल्ड स्टेज में हैं, उनको बनाए रखना, उनको ओवरव्यू करना। क्योंकि स्टेट्स में अगर हम देखते हैं कि इंटर स्टेट रिवर जो है उसको लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है, जिसकी वजह से इस तरीके के जो डैम हैं उनकी सेफ्टी को लेकर के कंसर्न हो सकता है। तो सेंटर यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते हुए सभी डैम को एक तरीके से समान तरीके से, इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा और सभी का ओवरव्यू करेगा, सभी का सुपरवाइज करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और उनका मेंटेनेंस बनाए रखा जा सकेगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि सेफ्टी सबसे पहले आती है, सेफ्टी सबसे पहले है, उसके बाद में जो भी आपके जो इश्यूज हैं वो फिर सेकेंडरी लेवल पर आते हैं। तो यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के इसलिए भी इशू है, काफ़ी ओल्ड स्टेज में है। तमिलनाडु जो है वो उसके वाटर की जो हाइट है उसको इंक्रीज करना चाहता है, मतलब इसकी स्टोर कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता है, क्योंकि इसके वाटर का यूज़ किया जाता है तमिलनाडु के बहुत सारे बेसिक कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए। हालांकि ये जो डैम है इसकी अवेलेबिलिटी है केरला स्टेट में, और केरला के वो जिस रीजन में इसकी अवेलेबिलिटी है, जिस एरिया में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस एरिया जो है वहाँ पर कुछ ऐसी सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से इस डैम में अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ के रीजनल एरिया में जो भी इसके फ्लो वाले रीजन में जो भी पॉपुलेशन रहती है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को फेस करने को मिल सकती है। तो इसी को लेकर के कंसर्न है केरला और तमिलनाडु के बीच में। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि सबसे पहले सेफ्टी सबसे पहले है, फिर आपके जो अदर कंसर्न है उनको फिर ओवरव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस कर रही है स्पेसिफिक चिल्ड्रन जो है उनके ऊपर, और इसके अलावा जो वीमेन है उनके ऊपर। तो यहाँ पर वात्सल्य स्कीम, वात्सल्य जो मिशन है उसमें बताया गया है कि जो भी चिल्ड्रन डिस्ट्रेस में हैं उनको लेकर के उनकी जो स्ट्रक्चर है या फिर जो सर्विसेज है उनसे रिलेटेड जो
जो चिल्ड्रन डिस्ट्रेस में हैं उनको लेकर के जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो उनको हेल्प करने के लिए बनाई गई हैं, उन सभी को एक साथ लाने का काम किया जा रहा है मिशन वात्सल्य के अंडर। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जो स्कीम है वो इसलिए बनाई जाती है कि हमारी सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट हो सके, कुछ जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन दिया जा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मिशन शक्ति, पोषण 2.0, ये सब कुछ जो है वो इसलिए कोशिश की जा रही है कि एवरी चाइल्ड अपने चाइल्डहुड में हेल्दी और हैप्पी तरीके से अपने चाइल्डहुड को सिक्योर कर सके। और इसी में कंपोनेंट अंडर मिशन वात्सल्य, जिसमें इंक्लूड स्टैट्यूटरी बॉडीज, सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विसेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर, इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कुछ जो है वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड किया जाएगा और फिर वो मिशन वात्सल्य जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी से नहीं, लगभग बहुत साल पहले से 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए जब चाइल्ड लाइन केयर मतलब एक तरीके से हेल्पलाइन नंबर डिक्लेयर किया गया था कि जो भी चिल्ड्रन हैं उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी जो सॉल्यूशन है या जो डिस्ट्रेस है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं उन सभी को हम सॉल्यूशन के थ्रू या फिर एक तरीके से जो हमारे काउंसलिंग के थ्रू उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो इशू है इसके बारे में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीज़ें फोकस की जा रही है, काफ़ी लंबे टाइम से फोकस ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हमारा जो चाइल्डहुड जो है, चिल्ड्रन का जो चाइल्डहुड है उसको सिक्योर किया जा सके, उसको एक हेल्दी तरीके से डेवलप किया जा सके ताकि आने वाले टाइम में वो एक अच्छे यूथ के रूप में आगे डेवलप हो सके। तो इसी के लिए जो सारी स्कीम है वो फोकस की जा रही है। ओके, अभी आपने देखा भी होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पोषण स्कीम के तहत जो न्यूट्रिशन लेवल है उसके ऊपर भी फोकस कर रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि आयरन की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है वीमेन में भी और जो चिल्ड्रन है, गर्ल्स हैं, उन सभी में। तो इसी के बेसिस पर हेल्दी फूड प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो सारी जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और नेपाल रिलेशनशिप को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर थे, शेर बहादुर देउबा। तो इन्होंने ये बोला गया सबसे पहले तो देखो पहली बार नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले भी जो वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी उन्होंने तब से लेकर के और अब तक इंडिया के साथ में उनके किस तरीके से रिलेशन रहे हैं नेपाल के, उनको सब कुछ पता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ अदर इश्यूज हैं जिनके बेसिस पर जो हमारे रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब उनकी विजिट हुई तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिले, जैसे कि रेल कनेक्टिविटी, बहुत सारे हमारे जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है नेपाल ने 105 कंट्रीज़ के रूप में, मतलब 105वें कंट्री के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप सभी को पता है कि सोलर एनर्जी का हम प्रोड्यूस करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकें। यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो भी प्रॉब्लम थी ये उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई है। आप सभी को पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो हेल्दी रिलेशन रहे हैं, अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल पर या फिर अगर हम बात करें तो सोसाइटी लेवल पर भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं। ओके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन 2015 में जब वहाँ पर 2014 में जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा रहा था और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था और वहाँ पर नए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश की जा रही थी, तब इंडिया ने वहाँ पर इंटरफियर करने की एक तरीके से कोशिश की थी, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक नेपाल और इंडिया के बॉर्डर वाले रीजन पर ब्लॉकेड भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था दोनों ही कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम है इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको हम दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, जो भी इश्यूज हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में एक मेजर इशू सिर्फ ये है कि जो काला पानी एरिया जो डिस्प्यूट है उसको लेकर के मेजर कन्फ्लिक्ट है, जिसमें जो नेपाल है वो अपना क्लेम करता है और इंडिया जो है वो अपना क्लेम करता है। उसको लेकर के सॉल्यूशन किया जा सकता है बॉर्डर एरियाज़ में। उसके अलावा इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हेल्दी प्रोसीजर में हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें चाइना अपना ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है नेपाल वाले रीजन में, क्योंकि वो एक बफर स्टेट के रूप में आते हैं और इंडिया और चाइना के रूप में काफ़ी बीच में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेपाल के साथ में रिलेशन इंडिया के हेल्दी होने चाहिए ताकि हम चाइना को
काउंटर कर सकें, नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे अदर बॉर्डर एरियाज़ में भी चाइना की जो अवेलेबिलिटी है वो बनी रह सकेगी। तो नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, इनके साथ में जो बफर स्टेट हैं उनके साथ में हमारी जो रिलेशन है वो काफ़ी हेल्दी होने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में जो राइटर है उनका यही बोलना है कि जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स, जो मिस्टेक्स हमसे पहले हुई हैं उनके सॉल्यूशन पर हमें ध्यान देना है। प्रेजेंट टाइम में जो इश्यूज हैं उनके सॉल्यूशन पर हमें ध्यान देना है। नेपाल के अपग्रेडेशन के लिए इंडिया जो हेल्प कर सकता है वो हमें किया जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ नहीं है कि वहाँ के प्रोजेक्ट्स में हम इम्प्लीमेंट करें तो कम्प्लीटली इंडिया उनको एक तरीके से यूज़ करने की कोशिश करे। इनडायरेक्टली जो है या फिर डायरेक्टली जो है वो नेपाल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंडिया अपनी बात रखेगा, तभी जाकर के हमारी जो रिलेशन है वो पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी सामने आ सकेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है 2 अप्रैल को, उसको लेकर के जो राइटर है उनका ये बोलना है कि एक नई अपॉर्चुनिटी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने खोली है। ओके, ये जो एग्रीमेंट है काफ़ी लंबे टाइम से इसको लेकर के डील चल रही थी, लगभग 2 डेकेड्स का एफर्ट है, तब जाकर के इस तरीके की जो ट्रेड डील है वो सामने आई है। ओके, ECTA एग्रीमेंट है ये, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे यहाँ पर ट्रेड जो है या फिर जो भी गुड्स हैं वो एक दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर 85% तक हम टैरिफ को कम कर सकें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दोनों ही कंट्री को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो ट्रेड रिलेशन है वो बेनिफिट होंगे। फिर हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपने यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगी। ये ट्रेड जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, दोनों ही कंट्रीज़ के जो भी ट्रेडर्स हैं उनको और ज़्यादा मार्केट की अवेलेबिलिटी होगी, ईजिली मार्केट की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर सेक्टर जहाँ पे इंडिया अपना बेस्ट है, जैसे योगा सेक्टर, इन सभी में भी और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की इंक्रीज़ होगी। जो भी हमारा ट्रेड प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको इंक्रीज़ करके लगभग 5 साल में $50 बिलियन तक को उसको इंक्रीज़ करने का हमने टारगेट रखा है, और कोशिश की जा रही है कि दोनों ही कंट्रीज़ को इससे जो भी ये एग्रीमेंट हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिले। इस तरीके के जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया कोशिश कर रहा है अदर कंट्रीज़ के साथ में प्रेजेंट टाइम में, ताकि बायलैटरल जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सके। अभी यहाँ पर हमारे इंडिया में कुछ डिस्कशन चल रहा है कि नवरात्रि चल रहे हैं, मीट की शॉप बंद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि कर्नाटका में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, इसके अलावा गुजरात में ऐसी बातें बोली गई हैं। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं जिसकी वजह से इशू देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल ड्राइव्स एंड कैंपेन्स टारगेटिंग वेंडर्स हु सेल मीट have been conducted in different parts of the country. Monday, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर मुकेश सूर्यन ने एक बात बोली है कि सिविक बॉडी के जो कमिश्नर हैं उनको एक बात लिखी है उन्होंने कि जो भी मीट शॉप है नवरात्रि के दौरान वो बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि क्या ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में जो है वो मीट को, एग्स को, फिश को लोग कंज्यूम ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा के बेसिस पर ये बात रखी गई है कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट और यूटी हैं जहां पर 20% से कम लोग जो हैं वो मीट को कंज्यूम करते हैं या फिर एग फिश इनको कंज्यूम करते हैं। लेकिन हमारे 25 जो ऐसे हैं वहां पर मोर देन 50% पॉपुलेशन, 25 यूटी और जो स्टेट हैं वो ऐसे हैं जहां पर मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, कंज्यूम करती है मीट को। इसके अलावा अगर हम बात करें 30 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जहां पर एनालाइज किया गया है जहां पर 90% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो फिश, चिकन, मीट को डेली, वीकली और ओकेजनली बेसिस पर कंज्यूम करती है। तो ये बात बोलना तो गलत है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इसको कंज्यूम ही नहीं करती है, इसको बंद कर देना चाहिए। ओके, तो इसके बेसिस पर ये जो डाटा है वो शो करते हैं कि हमारे इंडिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इनको कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरीके की जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आप लगाने की कोशिश कर रहे हो उससे हमारी सोसाइटी में जो हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो बना नहीं रह सकेगा। तो किसी भी इशू को लेकर के अगर डिस्कस किया जाना चाहिए तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने के बजाय, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे इंडिया की सोसाइटी में जो कितना डिफरेंस है,
ओके हमारे यहाँ पर तो अदर रिलीजन है, तो सभी के बीच में एक कोऑपरेशन का, एक ब्रदरहुड का अगर हमें मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है तो सभी में कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए जो भी इशू हैं उनको एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने के बजाय उनको हम एक मीडिएशन के रोल के थ्रू, एक मीडिएट वे के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी संख्या को इंक्रीज़ करने की वहाँ की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो वहाँ पर बनाए जाएंगे। हालांकि वहाँ पर 25 लोकसभा सीट्स हैं, तो ये कोशिश की जा रही है कि हर सीट में प्रेजेंट टाइम में जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उससे ज़्यादा 13 और बनाए जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट को रखा जाए। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में जितना जो वहाँ पर इंक्रीज़ किया जा रहा है उसके बेसिस पर 26 वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होंगे, मतलब एक सीट में 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हर सीट जो है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ जो है, इसके अलावा 2011 की पॉपुलेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलेशन की संख्या है वो भी कम होगी। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उनका ये मानना है स्टेट गवर्नमेंट का कि जो लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की इजीली अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पर जो भी इश्यूज हैं उनको इजीली सॉल्व किया जा सकेगा। क्योंकि पहले पॉपुलेशन जो थी वो लगभग डबल थी एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, अब उसकी लगभग यहाँ पर आधी रहेगी और हाफ पॉपुलेशन के लिए, मतलब पहले जो काम डबल लोगों के लिए किया जा रहा था, मान लो पहले एक डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख लोग थे वहाँ पे, अब वहाँ पर 10 लाख लोग होंगे। तो ईजिली जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सभी चीज़ें जो हैं उनको ईजिली अवेलेबिलिटी हो पाएंगी। ओके, अब आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं। हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंस इंडिया ने गेन की तो उस टाइम में इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, उन सभी को हमने इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के लिए बाद में वो जो स्टेट थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने अपनी अपनी डिमांड रखना स्टार्ट की कि नए हमारे यहाँ पर स्टेट बनने चाहिए और उनका बेसिक क्या होना चाहिए। साउथ इंडिया में तो मेजॉरिटी में ये बात रखी गई थी कि लैंग्वेज बेसिस के ऊपर आप क्या बना दो, स्टेट बना दो। हालांकि इसको लेकर के फिर एक प्रोसीजर चलाया गया, कमेटीज़ बनाई गई कुछ, ये इनके नाम जो है कमेटीज़ के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। सबसे पहले 1948 में धर कमीशन बनाया गया था। जो धर कमीशन है इसमें जो धर कमीशन था उन्होंने इस चीज़ को डिस्कशन किया और लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए जाए, तो धर कमीशन ने इस चीज़ में रिकमेंडेशन में बात बोली कि देखो लैंग्वेज के बेसिस पर तो स्टेट नहीं बनाए जा सकते, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स के बेसिस पर आप स्टेट बना सकते हो। ओके, उसके बाद में 1948 में ही कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बनाई, जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी में कौन कौन मेंबर थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उन्होंने भी जो लैंग्वेज का जो बेसिस है उसको क्या किया, नेग्लेक्ट किया, मना किया कि लैंग्वेज के बेसिस पर तो हम क्या नहीं बना सकते, स्टेट नहीं बना सकते। फिर उसके बाद में 1953 में जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वो पहला स्टेट बना था लैंग्वेज बेसिस पर, क्योंकि पोट्टी श्री रामालू ने 56 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया था और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तब पहली बार जो तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं मद्रास स्टेट में उनको अलग किया जाता है और आंध्र प्रदेश जो है उसको अलग बनाया जाता है। तो पहला लैंग्वेज बेसिस पर जो स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश स्टेट बना 1953 में। उसके बाद तो प्रोटेस्ट और ज़्यादा हाई हो गया, अदर एरियाज़ में लोग जो हैं वो लैंग्वेज बेसिस पर अपना जो है कि नई नई स्टेट बनाई जाए उसके लिए और ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ने लग गया। फिर उसके बाद में 1953 में फजल अली कमीशन बनाता है। फजल अली कमीशन जो है उसमें KM पनीकर और HN कुंजरू भी इसके मेंबर होते हैं। 1955 में वो अपनी बात रखते हैं और उन्होंने भी वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी थी उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने बोला कि देखो लैंग्वेज को आप एक बेसिस मान सकते हो, लेकिन उसके साथ में जो अदर बेनिफिट्स हैं, अदर जो क्राइटेरिया हैं वो भी फुलफिल होने चाहिए। जैसे कि हम जो भी मतलब स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के बेसिस पर ही आप इससे किसी एरिया को कट करोगे और उसको क्या बना दोगे, स्टेट बना दोगे। उन्होंने कुछ अदर चीज़ें रखी जैसे कि
कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमें प्रिजर्व करना है, जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो होमोजेनिटी है उसको भी सिक्योर करना है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन इन सभी को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा उस स्टेट में जितने भी पीपल हैं उन सभी के प्लानिंग और प्रमोशन के लिए हमें काम करना है। सबसे पहले हमें कंट्री के बारे में सोचना है, फिर स्टेट के बारे में सोचना है। ये सारी बातें उन्होंने रखी और उन्होंने बोला कि किसी भी स्टेट का अगर हमें रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो इन सारे मेजर फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के किसी स्टेट को बनाया जा सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है उसको आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वहां पर यूनियन एंड टेरिटरी जो वाला जो पार्ट है वहां पर जाकर के इसको रीड कर सकते हो, अभी जो हमने ये जो बातें आपको बताई हैं। ओके, और इसको लेकर के जो कमीशन जो बने थे ना वो आप ध्यान में रख सकते हो। जो सेकंड कमीशन बना था, सेकंड कमेटी बनी थी जेवीपी कमेटी, उसको बनाया था कांग्रेस ने, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने अपनी बात रखी कि वीमेन के लिए, वो वीमेन जो डोमेस्टिक अब्यूज़ से सफ़र कर रही हैं उन सभी को प्रोटेक्शन देने के लिए शेल्टर होम्स बनाने की बात की थी गवर्नमेंट ने, और उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाने की भी बात की थी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ। जब बात की जाती है तो फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया आपने एक्ट बनाया होगा, जो फंड की तो सोची होगी ना कि फंड कहाँ से लाएंगे, तो फंड के बारे में पहले आप सोचिए तब जाकर के कोई एक्ट इंप्लीमेंट कीजिए। सिर्फ कागजों में जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम चेंजेस तो आने चाहिए ना उन चीज़ों से, तभी तो जाकर के जो भी आप एक्ट बना रहे हो उसका बेनिफिशियल प्रॉफिट है। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मिस्टर बोरिस जॉनसन जो है यूके के पीएम, वो इंडिया की विजिट पर होंगे। इसके अलावा ये बताया गया है कि 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक जो है उसके लिए हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो पहले जाएंगे यूएस, उसके बाद में टोक्यो की विजिट पर रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन सभी में डिस्कशन किया जा सकता है रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक आउटरीच जो है वो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट जो है कि अपने अपने लेवल पर हम कोशिश करें। इसके अलावा जो नॉर्डिक समिट है वो भी मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। इसके अलावा क्वेड समिट जो है वो टोक्यो में होगी। इन सभी में जो बायलैटरल मीटिंग्स हो गई या फिर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो गई, इन सभी में यूक्रेन को लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड है उसको लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है उसको एक रेजोल्यूशन पास करवाने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। ओके, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं कि 1993 से जब लॉ बना था क्लीनिंग सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स को लेकर के, तब से लेकर के अब तक ओके कि मैनुअल स्क्वेंजर्स को लेकर के जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उसको प्रोहिबिट करने के लिए 1993 में जो लॉ बना था, तब से लेकर के अब तक 971 पीपल जो है उनकी डेथ हो गई है क्लीनिंग सीवर्स एंड टैंक्स को लेकर के। मतलब इनकी जब वो क्लीनिंग करते हैं तो इतने लोगों की अभी तक भी डेथ हो चुकी है, जबकि इस चीज़ को एक प्रोहिबिटेड तरीके से डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर ये बताया गया कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं, उसके बाद में गुजरात में सेकेंड नंबर पर, और फिर आता है उत्तर प्रदेश स्टेट। ओके, यहाँ पर तिब्बतन कमेटी जो है उसको 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। गालवान वैली जो इशू हुआ था उसी के बाद में डिस्कशन किया गया था कि जो तिब्बतन कमेटी है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर उसमें देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसमें वोट किया जाएगा कि रशिया को जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसमें उसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जो बूचा वाला जो रीजन है वहाँ पर जिस तरीके से इशू देखने को मिले, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिला, तो उसी को लेकर के ये बात रखी जा रही है कि रिजोल्यूशन पास किया जाए ताकि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक इलेक्टेड मेंबर के रूप में रशिया की जो पावर है वो उससे स्नैच की जा सके। ओके, क्योंकि यूक्रेन का जो बूचा जो एरिया है, जो सिटी है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का एक्सेस देखने को, मास एक तरीके से कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और इसी के लेकर के इंडिया ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इंडिपेंडेंट तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। अब बात की गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, तो इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। 2006 में इसको बनाया गया था, और ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये जो काउंसिल है वो वर्क करती है।
इस काउंसिल में 47 मेंबर्स हैं जिनको इलेक्टेड किया जाता है रीजनल ग्रुप बेसिस के ऊपर 3 साल की टर्म के लिए। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट जो हैं, जो अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं तो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन का काम किया जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा। 2006 में इसको बनाया गया था। इससे पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसको रिप्लेस करके इस कमेटी को लाया गया है। तो ये आज के हमारे द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।